प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, जिससे मेरी कहानी की रीच कम हो गई है। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कर दिया करो और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। समर्थ हॉस्पिटल से भागते हुए बाहर आता है और अपनी कार में बैठकर वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। कार की स्टीयरिंग थामे उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमने लगता है। वो सोचता है कि कैसे उसकी संजीविका एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गई थी बिना किसी मदद के। संजीविका का लेटर। संजीविका के शब्दों में छुपा भय और उसका अकेलापन उसकी आत्मा को छू जाता है। वो अपने लेटर में लिखती है कि पार्टी से जाते ही उसकी दोस्त ने उसे कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिला दिया और उसे नशे ने अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद उसे बिल्कुल होश नहीं रहा कि वो कहाँ है। संजीविका की यह हालत देखकर समर्थ का दिल मचल उठता है। समर्थ अब दृश्य की कल्पना करता है। कॉलेज से बाहर संजीविका को उसकी दोस्त होटल लेकर पहुंची थी। मुझे लगा कि शायद मुझे नशे में देखकर वो यहाँ मुझे आराम करने के लिए लाई हैं, पर मैं गलत थी। कुछ देर बाद उस कमरे में एक लड़का आता है और वो मेरी दोस्त को कुछ पैसे देता है, जिसे लेकर वो वहाँ से चली जाती है। मुझे होश नहीं था समर्थ, उस वक्त पर मैं सब देख रही थी, पर मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बोल पाती। वो लड़के ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी शर्ट उतारकर मेरे पास आने लगा। वो मेरी बेबसी पर हंस रहा था। मुझे आज भी उसकी हंसी सुनाई देती है, जिसमें एक आवाज़ पता चल रही थी। मैंने उससे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। जितनी मेरे में ताकत थी मैं लड़ती रही, लेकिन नशा अब मेरे दिमाग में चढ़ रहा था। धीरे धीरे मैं बेहोश होने लगी। समर्थ, जब मेरी सुबह आंख खुली तो मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैं बर्बाद हो चुकी थी समर्थ। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही थी। मेरी आबरू, मेरा स्वाभिमान सब चकनाचूर हो गया था। मैं नहीं जानती कि वो लड़का कौन था। मैंने इतनी कोशिश की मुझे उस रात का सब कुछ याद आ जाए, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तुम बताओ समर्थ, मैं तुमसे क्या बोलती, तुमको क्या बताती कि तुम्हारी संजीविका तुम्हारे लायक नहीं रही, वो गंदी हो गई है। उसके शरीर को किसी वैशी दरिंदे ने नोच नोच कर खाया है। उस हादसे के बाद मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे नजरें मिला सकूं। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही थी समर्थ, इसलिए उसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर और तुम्हारी जिंदगी से निकलकर बहुत दूर चली गई। मुझे माफ़ कर दो समर्थ, मेरी वजह से तुमको इतनी तकलीफ हुई, मेरी वजह से तुम परेशान रहे, मुझे माफ़ कर दो। मैं जा रही हूँ समर्थ, क्योंकि इस लेटर के पढ़ने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगे और ये मैं देख नहीं सकती, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी संजीविका। संजीविका के शब्दों ने समर्थ के दिल को भीतर से हिलाकर रख दिया। ये दृश्य उसकी आंखों के सामने ज्यों का त्यों तैरने लगता है। संजीविका की पीड़ा, उसकी बेबसी और उस घिनौने खेल का वह हिस्सा जो उसने खुद महसूस किया था, ये सब उसके मन को बेचैन कर देता है। समर्थ ने कार की रफ्तार तेज कर दी थी। सड़क पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी और सिर्फ कार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। समर्थ की आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहा हो। उसकी नज़रें सड़क पर थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, संजीविका पर, जो एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी। नहीं संजीविका, एक बार तो मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन अब नहीं, समर्थ ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में गहरी सख्ती थी। अब मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। इधर संजीविका ने चौंक कर अपनी सीट पर सीधे बैठते हुए खिड़की से बाहर देखा। उसकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और उसका मन भारी था। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही था या नहीं। वो अनाउंसमेंट सुनकर जाने लगती है कि तभी उसे समर्थ की आवाज़ सुनाई देती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि समर्थ का इस तरह से आना और उसे रोकने की कोशिश करना उसे कुछ नया एहसास दिला रहा था। समर्थ, मुझे जाने दो, संजीविका ने हल्की सी अपील करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई भरोसा नहीं था। तुम जानते हो कि मुझे क्या करना है। समर्थ ने गहरी सांस ली और अब उसकी आंखों में कोई भी संकोच नहीं था। तुम क्यों जा रही हो संजीविका, उसने कहा। तुमने तो हमेशा कहा था कि हम एक साथ रहेंगे, लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। संजीविका की धड़कनें तेज हो गईं। वो जानती थी कि अब ये केवल एक बीड़ी के बारे में नहीं था, बल्कि एक रिश्ते के टूटने के बारे में था। समर्थ, उसने धीरे से कहा, यह आसान नहीं है। यह मेरा फैसला है और मुझे इसकी ज़रूरत है। समर्थ ने एक कोल्ड एंड फर्म मुस्कान के साथ कहा, तुम अगर मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो कम से कम मेरी आंखों में देखकर मुझसे कहो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में मुझे फिर से छोड़ने जा रही हो। समर्थ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो सब जानते हो ना। संजीविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
हाँ मैं सब जानता हूँ, इसलिए तो चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। काश तुमने मुझे 3 साल पहले ही बता देती। समर्थ संजीविका का हाथ पकड़ते हुए बोला। संजीविका को महसूस हुआ कि यह पल ब्रेक थ्रू था। क्या वो सच में इस रिश्ते को छोड़ देगी? क्या वो सच में अब समर्थ को पीछे छोड़ने के लिए तैयार थी? समर्थ, मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं, संजीविका ने थोड़े भावुक होकर कहा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे अकेला ही रहना होगा। समर्थ संजीविका के सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में एक गहरी बेबसी थी। तुम मेरे बिना कैसे जी पाओगी संजीविका? उसने कहा। क्या तुम मुझसे कभी नहीं कहोगी कि तुम भी मुझे चाहती हो? संजीविका की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया। समर्थ, यह नहीं हो सकता, मैं इस लायक नहीं रही हूँ। उसकी आवाज में इतनी दबी हुई पीड़ा थी कि समर्थ का दिल चीर कर रह गया। संजीविका, तुम क्या कह रही हो? समर्थ ने घबराहट और अपार दुख के साथ कहा। तुम कुछ नहीं खोई हो, जो कुछ भी हुआ वो दुर्घटना थी और तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। संजीविका ने उसके सामने सिर झुकाकर एक गहरी सांस ली। उसके भीतर एक अजीब सा तूफान मचल रहा था। वो जो सोच रही थी वही महसूस कर रही थी, लेकिन उसके मन में यह विश्वास था कि अब वो समर्थ के लिए लायक नहीं रही। वो चाहती थी कि उसे छोड़ दे ताकि वो खुद को उस दर्द से उबार सके जो उसे महसूस हो रहा था। तुम समझ नहीं पा रहे हो समर्थ, संजीविका ने कांपते हुए कहा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया है। अब मैं उस लड़की जैसी नहीं हूँ जिसे तुम जानते थे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। समर्थ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसकी आंखों में जिद और प्यार का संकलन था। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है संजीविका। तुम कमजोर नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक वक्त की बात है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल। संजीविका की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उसने सिर उठाया और कहा, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते समर्थ? क्या तुम भी यही कहते? समर्थ ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि यह आसान होगा, लेकिन हम मिलकर इस रास्ते को तय करेंगे। तुम अकेली नहीं हो। संजीविका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे से मुस्कुराई, ये जानकर कि वह अकेली नहीं है, लेकिन उसे अभी भी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना था। ईशाना जल्दी जल्दी कपड़े बदल रही थी और जैसे ही वो चेंजिंग रूम से बाहर निकली, वो सोच रही थी कि अब उसे इस सेट से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी एक आवाज आई जो उसे रुकने पर मजबूर कर दी। आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आपकी मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए आज का डिनर मेरी तरफ से। ये दिव्यांश की आवाज थी और उसने ईशाना को घूरते हुए यह बात कही। ईशाना को उसकी घूरती हुई निगाहों का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वो उस पर ध्यान न दे। शूटिंग सेट के सभी स्टाफ और एक्टर खुशी से ताली बजाने लगे। ईशाना को यह माहौल असहज और भारी लग रहा था, लेकिन वो चुपचाप इस सब से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। उसकी नजरें अब भी दिव्यांश से बचने के लिए इधर उधर भटक रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद एक होटल के एक प्राइवेट रूम में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। पूरा रूम बहरा हुआ था। ईशाना और दिव्यांश एक दूसरे के सामने बैठे थे। वहीं ईशाना के बगल में चैतन्य बैठा था, वहीं दिव्यांश के बगल में मल्लिका बैठी थी। कुछ देर बाद होटल के प्राइवेट रूम में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रूम में हलचल थी, सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन फिर भी एक अजीब सी चुप थी जो शब्दों के बिना सबके बीच महसूस हो रही थी। प्लेटों की खड़खड़ाहट, कांटे चम्मच की आवाजें और कभी कभी किसी के हल्के से ठहाके, इन सबके बीच कमरे का माहौल कुछ और ही था। ईशाना और दिव्यांश एक दूसरे के सामने बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें कभी एक दूसरे से टकराती तो तुरंत झुक जाती। कुछ अजीब सा था उनके बीच, जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द कहीं खो गए हों। ईशाना के बगल में चैतन्य बैठा था, जो पूरी तरह से शांत था। उसकी आंखों में कुछ था, शायद सवाल या कोई ख्वाहिश, लेकिन वह चुप था और बस खाने में खोया हुआ था। दिव्यांश के बगल में मल्लिका बैठी थी, जो शायद इस खामोशी के बीच की असहजता को महसूस कर रही थी। वो कभी दिव्यांश को देखती, कभी ईशाना को और कभी चैतन्य की तरफ। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी, जैसे वो पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन चुपचाप। रूम में खाने का स्वाद और माहौल तो था, लेकिन दिलों की खामोशी ने जैसे उसे और भी गहरा बना दिया था। सब अपनी अपनी प्लेटों में व्यस्त थे, लेकिन अंदर का तनाव हर किसी पर गहरा असर डाल रहा था। माहौल इतना शांत देखकर फिल्म के डायरेक्टर ने मजाक करते हुए कहा,
अरे पार्टी क्या सूखी सूखी होगी, मिस्टर कपूर कुछ ड्रिंक नहीं मंगवाएंगे और तुम सब चुप क्यों हो, कोई जोक्स क्यों नहीं बोलता है। डायरेक्टर की बात सुनकर दिव्यांश ने विराट की तरफ इशारा किया कि वो जाके ड्रिंक के लिए बोल कर आए। वैसे तो ये पूरा होटल दिव्यांश का था, पर उसने पहले से होटल वाला को अपने आने के बारे में बताया नहीं था, जिस कारण होटल वाले अचानक से दिव्यांश को वहां देखकर घबरा रहे थे। माहौल में गहरी खामोशी का साम्राज्य था। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग चुपचाप खाना खा रहे थे और कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर ने हंसी मजाक करते हुए कहा, अरे पार्टी क्या सूखी सूखी हो गई है मिस्टर कपूर, कुछ ड्रिंक नहीं मंगवाएंगे और तुम लोग चुप क्यों हो, कोई जोक्स क्यों नहीं बोलता है, थोड़ा तो माहौल बनाओ। डायरेक्टर की बात सुनकर दिव्यांश मुस्कुराया, फिर उसने विराट की तरफ इशारा किया और कहा, तुम जाओ ड्रिंक के लिए बोल कर आओ, माहौल थोड़ा हल्का करना है। वैसे तो ये पूरा होटल दिव्यांश का था, लेकिन उसने पहले से होटल वाले को अपने आने के बारे में नहीं बताया था। इसी कारण होटल का स्टाफ अचानक दिव्यांश को देखकर घबराया हुआ था। वे जानते थे कि दिव्यांश का नाम ही इतना बड़ा था कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। होटल वाले एक दूसरे से फुसफुसाते हुए असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन उन्हें ये भी समझ में आ रहा था कि दिव्यांश को नाराज करना किसी भी कीमत पर सही नहीं होगा। विराट ने बिना किसी हड़बड़ी के लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में होटल के मैनेजर से बात की। उन्होंने कहा, बस जल्दी से कुछ ड्रिंक्स मंगवाओ, सबको अच्छे से सेवा दो और ध्यान रखना कि सब कुछ सही हो। मैनेजर सिर झुकाए और असमंजस में कुछ देर खड़ा रहा, फिर धीरे से निर्देश देकर विराट के साथ निकल पड़ा। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठी बाकी सभी लोग अब भी चुप थे, लेकिन इस हल्की सी हलचल ने माहौल को थोड़ी देर के लिए बदल दिया था। दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने सबको थोड़ा आराम देने की कोशिश की हो, मगर फिर भी सबके दिलों में एक अजीब सी खामोशी बनी हुई थी। चैतन्य और मल्लिका चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में भी सवाल थे, जैसे वे जानना चाहते थे कि इस चुप के पीछे की कहानी क्या है। कमरे की खामोशी को तोड़ने के लिए डायरेक्टर ने फिर से हल्की हंसी में कहा, अब कोई ड्रिंक के साथ अपनी कहानी भी सुनाएगा या सब ऐसे ही चुप रहेंगे। कुछ देर बाद ड्रिंक्स आ गईं और माहौल थोड़ी हल्की हो गई। अब लोग एक दूसरे से अपनी अपनी कहानियां साझा करने लगे थे, कुछ मजेदार तो कुछ थोड़ी गंभीर, लेकिन सभी का ध्यान थोड़ी देर के लिए किसी और तरफ से हट चुका था। डायरेक्टर ने दिव्यांश को भी एक गिलास ड्रिंक दिया, मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब कुछ ताजगी लाओ, यह माहौल कुछ हल्का हो जाएगा। दिव्यांश ने ड्रिंक लिया, लेकिन उसकी नज़रें कहीं और ही अटक गई थीं। वो सभी की बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी नज़रें लगातार सामने बैठी ईशाना पर थीं। वो धीरे धीरे अपनी आंखों से ईशाना को देख रहा था, उसकी हर एक हरकत को महसूस कर रहा था। कुछ था जो उसे रोकने नहीं दे रहा था, लेकिन वो फिर भी चुप था, बस उसे देखता रहा। लेकिन दिव्यांश के अलावा एक और शख्स था जिसकी नज़रें पूरी तरह से ईशाना पर टिकी हुई थी, चैतन्य। उसकी आंखों में कुछ था जो साफ तौर पर देखा जा सकता था। वो एक के बाद एक ड्रिंक का गिलास खाली कर रहा था और उसकी आंखों में हवस की एक जलन थी। उसकी हर नज़र में कुछ हिंसा, कुछ अधूरी चाहत थी जो ईशाना के लिए समर्पित हो गई थी। उसका ध्यान सिर्फ ईशाना पर था, जैसे वह चाह रहा हो कि वो उसे देखे, उसकी ओर ध्यान दे। चैतन्य का ये बदला हुआ रूप सबको चौंका रहा था। वो आमतौर पर शांत और संयमित था, लेकिन आज वो बेतहाशा गुस्से और हवस में डूबा हुआ था। उसकी आंखों से उसकी मंशा साफ झलक रही थी। वो न चाहते हुए भी ईशाना की ओर खींचा जा रहा था, जैसे वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हर गुजरते पल के साथ वो और भी ज्यादा इस खिंचाव में बंधता जा रहा था। कमरे में सभी लोग अपनी कहानियों में व्यस्त थे, लेकिन चैतन्य और दिव्यांश की चुप, दोनों की आंखों में अनकही बातें और ईशाना की मौजूदगी एक खामोश उथल पुथल को हवा दे रही थी। ईशाना को अब वहां बैठा नहीं जा रहा था। कमरे का माहौल उसके लिए अजनबी और असहज महसूस हो रहा था। ड्रिंक और हंसी ठहाकों के बीच वो उस खामोशी और दबाव को महसूस कर रही थी जो धीरे धीरे उसे घेरे जा रही थी। ये सब उसके लिए नया था, वो इस तरह के माहौल में कभी नहीं रही थी। चैतन्य की नज़रों में एक जिज्ञासा और हवस का गहरा असर था जो उसे और भी असहज बना रहा था। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठी और डायरेक्टर की तरफ देखा। उसने हल्के से मुस्कान के साथ कहा, डायरेक्टर सर, मुझे अब चलना चाहिए, रात बहुत हो गई है और कल शूटिंग के लिए जल्दी भी तो आना है। डायरेक्टर, जो अब तक नशे में चूर हो चुका था, बस उसकी तरफ हसरत भरी नज़रों से देखता रहा। उसने कुछ पल सोचा, फिर बस हाँ में सिर हिलाया। उसे अब किसी से कुछ नहीं सुनाई दे रहा था और न ही किसी से कुछ पूछने की इच्छा थी। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं
और वह पूरी तरह से अपने नशे में खोया हुआ था। ईशाना को ये देखकर थोड़ी राहत मिली। वो बिना और कुछ कहे कमरे से बाहर की ओर बढ़ने लगी, जैसे वो इस अजनबी माहौल से दूर जाना चाहती हो। चैतन्य की ओर एक झलक उसे महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी नजरें झुका लीं और बिना कोई सवाल किए कमरे से बाहर निकल गई। ईशाना जल्दी जल्दी लिफ्ट के पास पहुंची और जैसे ही दरवाजा खुला उसने बिना देर किए अंदर कदम रखा। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा। लेकिन तभी अचानक से किसी ने लिफ्ट के दरवाजे को अपने पैर से बंद होने से रोक लिया। दरवाजा फिर से खुला और ईशाना ने चौंक कर देखा कि सामने चैतन्य खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग ही गहरी और बेचैन सी नजर थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। ईशाना ने घबराहट में कहा, तुम? उसकी आवाज में थोड़ा तनाव था। चैतन्य ने धीरे से सिर हिलाया और लिफ्ट के दरवाजे को पूरी तरह से खोलते हुए कहा, कहीं जा रही हो ईशाना? ईशाना की सांसें तेज हो गईं। वो पूरी तरह से असहज महसूस कर रही थी, लेकिन चैतन्य की नजरों ने उसे रोक लिया। वो चाहती थी कि वो लिफ्ट बंद हो और वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए, लेकिन चैतन्य की मौजूदगी ने उसे कहीं न कहीं जकड़ लिया था। ईशाना ने चैतन्य की आंखों में एक अजनबी और गहरी जलन महसूस की। उसे यह महसूस हो रहा था कि चैतन्य की आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। भगवान ने लड़कियों को एक अलग सा हुनर दिया है, एक अंदाज जिससे वे सामने वाले के मन और उसकी नजरों में छुपी भावनाओं को पहचान सकती हैं। इस वक्त ईशाना चैतन्य की आंखों में जो कुछ देख रही थी वो उसे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। चैतन्य की नजरें उस पर घिरी हुई थीं और वह सब कुछ महसूस कर रही थी, एक अनकहा इरादा जो उसकी आंखों में था। वो जानती थी कि अब इस स्थिति को और नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। ईशाना ने गहरी सांस ली और बिना किसी डर या घबराहट के उसकी आंखों में सीधी नजर डालते हुए कहा, घर जा रही हूँ? क्यों? क्या हुआ? तुमने लिफ्ट का दरवाजा क्यों रोक रखा है? उसकी आवाज में स्पष्टता और दृढ़ता थी, जैसे वो चैतन्य को ये बता देना चाहती हो कि वो किसी भी प्रकार की असहज स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। उसने खुद को पूरी तरह से संभाल लिया था और अब उसे किसी भी तरह की घबराहट नहीं हो रही थी। ईशाना की बात सुनकर चैतन्य धीरे धीरे लिफ्ट के अंदर आने लगा। उसकी आंखों में नशे की हल्की झलक थी और वह उसे घूरते हुए बोला, क्यों? तुम्हें नहीं पता कि मैंने दरवाजा क्यों रोका है? ईशाना ने चैतन्य को अपनी ओर आते देख एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम अंदर क्यों आ रहे हो? देखो, मुझसे दूर रहकर बात करो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। चैतन्य धीरे धीरे लिफ्ट के अंदर आ गया और जैसे ही वो अंदर पहुंचा लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। ईशाना की नजरें उसकी ओर थी। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। चैतन्य ने बिना कुछ कहे अपनी आंखों में छुपे इरादों के साथ उसे देखा और ईशाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वहीं कुछ ही पल पहले दिव्यांश रूम से बाहर निकल चुका था। उसका फोन बज रहा था और कमरे का शोर उसे बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहा था। वो बिना किसी को बताए ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़ गया ताकि कॉल पर शांति से बात कर सके। उसे यह माहौल थोड़ा असहज सा लग रहा था और शोर के कारण वो बात नहीं कर पा रहा था। इस बीच जब दिव्यांश ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो उसे यह एहसास हुआ कि ईशाना को कमरे से बाहर जाते हुए देख वो शायद कुछ और समय पहले ही निकल चुकी होगी। दिव्यांश ने कॉल खत्म किया और फिर से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट के पास आकर खड़ा हो गया। वो लिफ्ट की दिशा में नजरें डाले हुए था और लिफ्ट के ऊपर की ओर देखा। उसे ये देखकर राहत मिली कि लिफ्ट नीचे आ रही थी। उसने आराम से खड़ी होकर अपना फोन निकाला और चेक करने लगा, जैसे ही लिफ्ट आने का इंतजार कर रहा हो। फिर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला दिव्यांश ने बिना कुछ सोचे अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसने सामने देखा और उसकी आंखें हैरान होकर फैल गईं। दिव्यांश ने लिफ्ट का दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखा, जो उसके लिए एक बुरी तरह से चौंकाने वाली तस्वीर बन गया था। चैतन्य ने ईशाना को पीछे से अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था और वो किसी भी तरह से उसे छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा था। ईशाना की आंखों में घबराहट थी, वो डर और दर्द दोनों को महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार चैतन्य से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। चैतन्य का नशे में धुत चेहरा और उसकी गंभीर घूरती हुई नजरें दिव्यांश के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे थे जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक तरह का भ्रम था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहा था वो सच है। दिव्यांश की नजरें कुछ पल के लिए ठहर गईं और उसने पूरी कोशिश की कि वो ये सब ठीक से समझ पाए। उसके दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं भी नहीं थे।
दिव्यांश को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई अजनबी लड़का ईशाना के इतने करीब खड़ा हो। उसके अंदर गुस्से का ज्वाला उबाल मार रहा था और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला, वो तुरंत अंदर चला गया और बिना कुछ सोचे समझे ईशाना को अपनी तरफ खींच लिया, उसे चैतन्य से दूर कर दिया। चैतन्य को घुड़कते हुए दिव्यांश ने उसकी कॉलर पकड़ ली और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिव्यांश की आवाज में गुस्से के साथ साथ एक खतरनाक चेतावनी भी थी। उसकी नजरें चैतन्य पर टिकी हुई थी, जो नशे में धुत था और पूरी तरह से स्थितियों का सही अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। दिव्यांश के शब्दों ने उसके होश उड़ा दिए थे और उसकी आंखों में डर की एक हल्की झलक दिखने लगी थी। ईशाना डर के बावजूद दिव्यांश के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में राहत थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब वो सुरक्षित है। दिव्यांश ने उसे पीछे खींचते हुए उसे और चैतन्य के बीच खड़ा कर दिया, ताकि वो और कोई कदम न बढ़ा सके। क्यों? ये तेरी प्रॉपर्टी है। चैतन्य ने भी गुस्से में आकर दिव्यांश का कॉलर पकड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में चुनौती और नशे का मिला जुला मिश्रण था। चैतन्य ने उसे घूरते हुए और एक क्रूर हंसी हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? अरे, पूरा पुणे शहर जानता है कि ये तेरे घर में रहती है और तेरी है। लेकिन चैतन्य इतना ही बोल पाया था कि तभी दिव्यांश ने बिना किसी चेतावनी के उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज लिफ्ट में गूंज गई और चैतन्य झटके से पीछे हटा। दिव्यांश की आंखों में अब गुस्सा और चेतावनी थी। वो चैतन्य को बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे तौर पर निपटने के लिए तैयार था। ईशाना की आंखें फैल गईं। उसने बेजार होकर अपने होठों को दबा लिया। उसकी सांसें धीमी हो गईं, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो कुछ उसने देखा वो सच था। इसी बीच चैतन्य का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने बिना किसी चेतावनी के दिव्यांश के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा। घूंसा लगते ही दिव्यांश के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई और खून की कुछ बूंदें उसके होंठ से निकल पड़ी। ईशाना का दिल धड़कने लगा। वो घबराहट और चिंता से घिरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी स्थिति अब बहुत उलझी हुई थी। लड़ाई का माहौल और भी गंभीर हो गया था। दिव्यांश ने चैतन्य की ओर रुख करते हुए गुस्से में ललकारा। उसने चैतन्य को धक्का दिया और घृणा से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ईशाना के बारे में गलत बोलने की? वो सिर्फ मेरी है और मैं उसके बारे में किसी भी तरह का गलत शब्द नहीं सुन सकता। दिव्यांश के चेहरे पर गुस्से और संरक्षण की झलक थी, जैसे उसने ईशाना की इज्जत को किसी भी कीमत पर बचाना था। उसकी आंखों में आग थी और हाथों में शक्ति, जो हर पल गुस्से से भरती जा रही थी। चैतन्य ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन अब दोनों के बीच की यह भिड़ंत और भी खतरनाक होती जा रही थी। लड़ाई और भी तीव्र हो गई थी। चैतन्य और दिव्यांश एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे थे, जैसे दोनों के बीच कोई सीमा न हो। ईशाना बेतहाशा दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों का गुस्सा इतना भयंकर था कि वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ईशाना की आवाज कांप रही थी, बस करो दोनों, ये ठीक नहीं है। लेकिन उनकी लड़ाई जारी रही और वो असहाय सी खड़ी थी। तभी उसने कुछ सोचा और बिना और देर किए लिफ्ट के बाहर भाग गई। बाहर की ठंडी हवा ने उसे ताजगी का एहसास दिलाया, लेकिन उसके अंदर घबराहट और चिंता की लहर दौड़ रही थी। वो तुरंत अपना फोन निकालकर विराट को कॉल करने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए फोन मिलाया। विराट, जल्दी आओ, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। उसकी आवाज में डर और मदद की अपील थी। विराट को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि ईशाना किस बारे में बात कर रही थी। उसका मन पूरी तरह से उलझा हुआ था, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और बिना वक्त गंवाए भागते हुए वहां आने का निर्णय लिया। वह जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचा, उसकी आंखें तुरंत ईशाना को तलाशने लगीं। वो उसे घबराई हुई, कांपते हुए खड़ी दिखी, जैसे पूरी दुनिया उसकी गर्दन पर भारी हो। उसकी आंखों में चिंता और डर की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। विराट ने तुरंत उसके पास पहुंचकर पूछा, क्या हुआ ईशाना, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में डर और चिंतित भावना थी, जबकि उसकी आंखें ईशाना के चेहरे पर टिकी हुई थीं। ईशाना ने सिर झुकाते हुए कहा, विराट, चैतन्य और दिव्यांश आपस में लड़ रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रही, उन्हें रोक नहीं पा रही हूँ। ईशाना की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में घबराहट और डर साफ झलक रहे थे। उसने विराट की तरफ देखा और जल्दी से कहा, प्लीज तुम दिव्यांश को रोको। देखो, वो कहीं गुस्से में चैतन्य को मार ना डाले। वो गुस्से में पागल हो गया है। उसकी आवाज में बेचैनी थी, जैसे समय कम होता जा रहा हो।
विराट ने बिना देर किए गहरी सांस ली और तेज कदमों से उस दिशा में बढ़ने लगा जहां लड़ाई हो रही थी। उसकी नजरें ईशाना की ओर से हटकर चैतन्य और दिव्यांश पर टिक गईं। दोनों में से किसी को भी अब नहीं छोड़ा जा सकता था। विराट के मन में एक ही ख्याल था, अब उसे सब कुछ खत्म होने से पहले रोकना होगा। विराट ने दिव्यांश को मजबूती से पकड़ते हुए उसे चैतन्य से अलग करने की कोशिश की। उसकी आवाज में गुस्सा और चिंता का मिला-जुला भाव था। चीफ, अब बस, और कितना मारेंगे इस बेचारे को? एक बार देखिए तो, आपने इसकी कितनी बुरी हालत कर दी है। दिव्यांश ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए गुस्से में भरा हुआ जवाब दिया, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई ईशाना के बारे में गलत बोलने की? दिव्यांश का गुस्सा अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई ईशाना के साथ कुछ भी गलत करने की? इसको तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में आग थी, जैसे वो अपने शब्दों के साथ ही चैतन्य को पूरी तरह खत्म करने का इरादा रखता हो। उसके हाथ और शरीर पूरी तरह से तनाव में थे और उसकी आंखों में गहरी नफरत साफ दिख रही थी। विराट ने उसे पकड़ते हुए एक बार फिर से कोशिश की, चीफ, अब बस करो, ये कोई रास्ता नहीं है। उसे मारकर आप क्या हासिल करोगे?